हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मेट पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हार्मोन्स पर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होता है, जैसे हमारी भाषा होती है एक, वैसे ही हमारी बॉडी की भाषा होती है, और वो है हार्मोन्स की भाषा। ये हमारी बॉडी जो होती है हार्मोन्स की भाषा बखूबी समझता है। इस हार्मोन से ही हमको पता चलता है कि डर लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रहा है, मूड बनता है कभी कुछ करने का, कुछ नहीं करने का। कभी हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, कभी बहुत एकदम सुस्त हो जाते हैं। ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होती है। हमारी बॉडी का ग्रोथ भी हार्मोन्स की वजह से है। एक बच्चे के जन्म के बाद तुरंत माँ के स्तन में दूध बनना शुरू हो जाता है, वो भी इस हार्मोन्स की वजह से है। हम सभी, हमारे अंदर जो मेच्योरिटी आती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी किसकी वजह से होती है? इस हार्मोन्स के ही वजह से होती है। इस सब कुछ डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर। और हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होता है? तो इन ग्रंथियों से रिलीज होता है। कुछ बहिःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होता है, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होता है। तो हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इनमें से जो अधिकांश होते हैं वो एस्टेरॉयड होते हैं। जैसे जो लोग जिम करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, एस्टेरॉयड लेते हैं। एस्टेरॉयड से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। एस्टेरॉयड एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है जो है शरीर के अंदर ही बनता है और कुछ बाहर से भी लिया जाता है। इसके अलावा यह एक प्राकृतिक रसायन पदार्थ है जो केमिकल के रूप में होता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। एस्टेरॉयड एक ऐसी दवा के रूप में जाना जाता है जो अपनी मांसपेशियों को विकास करता है। ये ध्यान रखिएगा, आपकी ये मांसपेशियों का क्या करता है? विकास करता है। इसके एस्टेरॉयड से देखिए, जितने अधिकतर जिम करने वाले लोग जो होते हैं एस्टेरॉयड लेते ही लेते हैं। बहुत जो उनको दी जाती है ना खुराक वगैरह, वो एस्टेरॉयड ही होती है, क्योंकि इसके वजह से, इस एस्टेरॉयड की वजह से एक 15 साल का बच्चा आपको 25 साल का दिखेगा, 10 साल का बच्चा आपको 20 साल का दिखने लगेगा। एस्टेरॉयड में इतनी ताकत होती है, आपकी मसल्स को बिल्ड करता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कराता है। ये एस्टेरॉयड आपकी मसल्स के अंदर जा करके मांसपेशियों को दोगुना ताकत देता है। ये तो यहाँ अक्सर खिलाड़ी और किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल प्रतिबंधित है, मनाही है, लेकिन फिर भी लिया जाता है, क्योंकि ये आपको दोगुना ताकत देता है। जहाँ आपको 1 किलोमीटर दौड़ेंगे आप सामान्य रूप से, वहीं एस्टेरॉयड लेने के बाद आप 5 से 7 किलोमीटर आराम से दौड़ पाएंगे। किंतु कुछ प्रोटीन और एमिनो अम्ल भी होते हैं इसमें, जो बहुत कम मात्रा में बनते हैं और सीधे रुधिर में पहुंचते हैं। रुधिर ही हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। ब्लड के माध्यम से ही हार्मोन्स को हमारी बॉडी के हर हिस्सों में पहुंचाया जाता है। हार्मोन शरीर का उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, शरीर में रुधिर में जल लवण की मात्रा और उसकी होने वाली अधिकतम क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। बहुत से हार्मोन्स प्रेरक हार्मोन्स होते हैं, कुछ निरोधक हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स की मात्रा में थोड़ी सी भी अगर अधिक या कमी होती है तो दोनों की वजह से ही हमें रोग होता है। इसलिए ये बहुत कम मात्रा में बनता है, इसकी थोड़ी सी मात्रा ही हमारे लिए पर्याप्त होती है, बहुत कम मात्रा में ये बनता है। ग्रंथि शरीर में देखिए, अब यहाँ हार्मोन्स जो बनती है किसमें बनती है? ग्रंथि में बनती है। और ये ग्रंथियाँ शरीर में उपस्थित एक प्रकार की क्या होती है? थैली होती है। उस थैली के अंदर ही ये क्या बनता है? हार्मोन्स बनता है। यह शरीर के अंदर रहता है, इस थैली में हार्मोन्स भरा रहता है। इस आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया। देखिए, ग्रंथियों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, इसके द्वारा स्रावित तरल नलिकाओं द्वारा, देखिए तरल नलिकाओं, बहिःस्रावी ग्रंथि में होती है नली, उस नली के माध्यम से यहाँ पर स्रावित किया जाता है। किसको? हार्मोन्स को का स्राव होता है, इसके द्वारा अंग में पहुँच जाता है। जैसे लार ग्रंथि, लार देखिएगा ब्लड में मिक्स नहीं होता है, वो बाहर नली के द्वारा निकलता है और मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है। जो कान के अंदर देखिए बनता है, जो दुग्ध होती है वो भी ब्लड में मिक्स नहीं होता है। जो श्वेत ग्रंथि यानी होती है, तेल ग्रंथि होती है, पसीना होता है हमारा, ये सब कहाँ होता है? ये नली से रास्ते बाहर निकल, ये ब्लड में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, इनको कहते हैं बहिःस्रावी। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी होती है। एक होती है मिश्र ग्रंथि। 3 तरह की ग्रंथि होती है। बहिःस्रावी का मतलब ये नहीं होगा कि शरीर के वो बाहर बनेगा, वो भी बनेगा शरीर के अंदर, लेकिन शरीर के अंदर बिना ब्लड में मिक्स किए उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और निकाला किसके जाता है? तो तरल नली के द्वारा वो निकाला जाता है। एक नली होती है, जैसे पाइप के रास्ते हम पानी लेके जाते हैं, वैसे ही पाइप के रास्ते बॉडी के अंदर ग्रंथियों से यहाँ पर हार्मोन्स को लाया जाता है। जैसे लार ग्रंथि, जैसा कि बताया, मुंह में बनता है, ये वो
हार्मोन्स रिलीज करता है और ले आके उसको लार को जब बनाता है तो ब्लड में लार मिक्स नहीं होता। कभी देखिएगा लार कभी ब्लड में मिक्स हुआ है? कभी नहीं। आपके मुंह में बनता है और उसे थूक देते हैं आप। दूध जो स्तन में बनता है वो भी ब्लड में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। नाक पर देखिएगा चिपचिपा सा, वो भी आप, ये सभी चीज़ें बिना ब्लड में मिक्स हुए आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, आपकी पसीना, ठीक है। तो इसको ग्रंथि को रक्त के संपर्क में एंजाइम नहीं आते। देखिए इस रक्त में इसके संपर्क में इनको नहीं आते हैं। इसको निकालने के लिए क्या होती है? नली होती है। दूसरी होती है, अब देखिए, तो 3 तरह की ग्रंथियां मैंने बताया। एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है आपकी मिश्र ग्रंथियां। तो बहिःस्रावी के अंतःस्रावी ग्रंथियां में जो आएगा आपका थायराइड आ जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि आ जाएगी, पीयूष ग्रंथि आ जाएगी, आपकी पैराथायराइड आएगा, पेनियल का आएगा, अग्नाशय आएगा, थायराइड, अधिवृक्क आएगी, जनन ग्रंथि आएगी, आहारनाल की श्लेष्मक आएगी, बहुत सारी ग्रंथि इसमें आ जाएगी, ठीक है। और जो मिश्र ग्रंथि होती है उसमें आपका आ जाएगा अंतःस्रावी और दूसरा भाग जो बहिःस्रावी ग्रंथि उसको मिला करके हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, यानी अग्नाशय। उसमें दोनों ग्रंथियों का मिक्स पार्ट पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां कि बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। देखिए बहिःस्रावी ग्रंथि सबसे पहले है ये आपकी सेरुमीन ग्रंथि। यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है और मोम जैसे पदार्थ का निर्माण करती है। ये ग्रंथि क्या करती है? मोम जैसे पदार्थ का निर्माण करती है। यह पीले रंग का पदार्थ होता है, इसे कड़ का मैल भी कहते हैं, जिसको हम कान की खूंटी कहते हैं। जो कान की खूंटी निकलती है वो भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी वो ब्लड में मिक्स नहीं होता है। किसके कारण बनती है? वो सेरुमीन ग्रंथि के कारण होता है, जो कि कान के रास्ते निकलती है और बाहर चली जाती है। वो ब्लड में मिक्स नहीं होता है, नली के रास्ते वो बनती है। दूसरी आती है आपकी लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है, आंख में 2 तरह की ग्रंथि होती है। हरी आंख जो होती है, इस आंख में 2 तरह की ग्रंथि है। एक आंख के ऊपर होती है जिसे हम लेक्राइमल ग्रंथि कहते हैं, एक आंख के नीचे होती है जिसे हम मेबोबियम ग्रंथि कहते हैं। लेक्राइमल ग्रंथि का जो काम होता है, ये आपके आंख में आंसू का निर्माण करता है और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और आंख के कोने में की तरफ एक मांस देखिएगा फूला भाग होता है, उसे हम पंकटम कहते हैं। यह आंसू को इकट्ठा करने के काम में आता है। जब आप रोते हैं, देखिएगा जरा ध्यान गौर कीजिएगा इस पे, जब आप रोते हैं तो आपके आंख के कोने में आकर के आंसू जमा हो जाता है। कि मूवी में तो झुट्टे में दिखाया जाता है कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। अरे आंसू तो निर्माण कौन करता है? लेक्राइमल ग्रंथि करता है। वो तो सब एक छलावा, एक धोखा करते हैं लोग, ठीक है। किसके कारण होता है? तो लेक्राइमल ग्रंथि होती है और एक मेबोबियम ग्रंथि आपकी आंख में, ठीक है। अब देखिए लेक्राइमल का काम है आंसू का निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा, लेक्राइमल ग्रंथि का काम क्या है? आंसू का निर्माण करता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो बैक्टीरियाओं को मारता है और ये आंसू को इकट्ठा करता है। आंसू को इकट्ठा कौन करता है? मांस का फूला हुआ भाग, इसको हम क्या कहते हैं? पंकटम कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेबोबियम आपका, जो आंख के निचले हिस्से में पाया जाता है ये, और ये आंखों की सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है। और यह तेल ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर जाता है तो यह कीचड़ का रूप ले लेता है। जब यही तेल अधिक होता है तो सुबह सुबह उठिएगा तो देखिएगा अकिया में दोनों साइडों कीचड़ से हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो मेबोबियम ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जो होती है पसीने का निर्माण करती है। गर्मियों के मौसम में हमें बहुत सारा पसीना होता है। इस समय तो ठंडी चल रही है तो ठंडी के मौसम में तो पसीना नहीं होगा। हाँ, बहुत काम करेंगे, अधिकतर काम, जो बहुत काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो आपको पसीना हो जाएगा। वो पसीना किसके वजह से होता है? तो आपकी श्वेत ग्रंथि के वजह से ही वो पसीना होता है। और वो देखिए डायरेक्टली शरीर के बाहर चली जाती है, न कि वो शरीर के अंदर जाती है, क्योंकि वो ब्लड में मिक्स नहीं होते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेबेकस ग्रंथि। एक होता है आपका सेबेकस, ये सभी हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सेबेकस ग्रंथि ये तैलीय ग्रंथि होती है। ये नाक के ऊपर भी पाया जाता है, त्वचा के ऊपर भी पाया जाता है। यह सीबम का निर्माण करता है, जो त्वचा को चिकना रखता है। गर्मी के मौसम में या सुबह सुबह जब उठिएगा तो ऐसे नाक को टोइएगा, वैसे एकदम चिपचिपा पाया जाता है। बॉडी हमारी एकदम इसकी वजह से ही मॉइस्चराइज रहती है, मुलायम रहती है। और ठंडिया में देखिए ऐसे खुरचिएगा ना, जब तो खुरचेंगे तो रूखा रूखा हो जाता है। लेकिन वहीं जब ये तैलीय ग्रंथि की वजह से ही वो रूखा होने से बचाता है। ये आपके बॉडी के ऊपर पूरा तैल चिकना बना देता है इसको। अब नेक्स्ट आता है लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि होती है 4 प्रकार की होती है। एक होती है टाइलिन, जो मंड को बचाता है, टाइलिन। एक होती है डायस्टेट, या मंड पर क्रिया करके उसको क्या बोलते हैं? शर्करा में बदल देता है। एक होती है लाइसोजाइम ग्रंथि, ये कीटाणु को मारने का काम करता है।
जब हम भोजन करते हैं, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत अधिक लार बनता है, क्योंकि वो कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं तो उसमें लार बहुत अधिक बनता है, क्योंकि जो ये लाइसोजाइम एंजाइम होती है वो उसको बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। तो इस वजह से बच्चों में लार अधिक बनता है, और जब हम बड़े होते जाते हैं तो कुछ भी नहीं उठा के डालते हैं, लार की मात्रा भी कम होनी शुरू हो जाती है। म्यूलिन जो है आपकी, यह भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि आराम से गले से सरक जाए नीचे। अगर ये भोजन को चिपचिपा नहीं बनाएगा, खुरदुरा रहेगा भोजन, तो गले से नीचे ही नहीं जाएगा और गले में गड़ने लगेगा, रफ हो जाएगा। तो इसलिए म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। वहीं लाइसोजाइम कीटाणु को मारेगा, जितने भी भोजन में बैक्टीरिया जाएंगी या मिट्टी वगैरह खा लेते हैं हम, कुछ भी ऐसे मुंह में सड़क के किनारे देखते रहेगा, ठेले पर चाट फुल्की समोसा कुछ भी हम खा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी के कण उड़ के पड़ते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे कीटाणु हो जाते हैं। तो जो मारने का काम करता है कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। और जो बाकी जो बच जाता है इस लाइसोजाइम से, वो जाकर के पेट में HCl उसको मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको नमक का अम्ल कहते हैं, वहाँ भी एंजाइम है, वहाँ पर वो मार देता है। इसलिए हम पूरी तरह से, क्योंकि भोजन कभी भी हम करते हैं तो अगर गर्म करते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पड़ने की पूरी संभावना हो जाती है, और वो जो मुंह में जाएगी तो सबसे पहले कौन मारेगा, लाइसोजाइम मारेगा। उसका जब पेट में जाएगी तो आपका HCl मार डालता है, और भोजन को HCl जो होता है सड़ने से बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट आपकी होती है जठर ग्रंथि। देखिए जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से देखिए क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, और जठर रस में नमक के अम्ल पाया जाता है। नमक के अम्ल यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके अतिरिक्त प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन नामक प्रोएंजाइम होता है हमारे पेट के अंदर, और ये HCl इन प्रोएंजाइम को क्रियाशील बनाता है। किसको एंजाइम बनाता है, इस प्रोएंजाइम को क्या करता है, क्रियाशील बना देता है, और भोजन को ये सड़ने से बचा लेता है। भोजन के साथ जो बैक्टीरियाएं जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उनको मारता है और मार करके पूरी तरह से नष्ट कर देता है। क्योंकि हम भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत सारी बैक्टीरियाएं रहती ही रहती हैं, क्योंकि हम हाथ धुलते हैं, कभी हाथ धुलते हैं कभी नहीं। देखिए उनको देखिएगा, जो लोग लेबर वर्क करते हैं उनके हाथ में हमेशा बैक्टीरिया हैं, वो कुछ भी ऐसे ही हाथ थोड़ा सा धुला खा लेते हैं लोग, इतना वो पूरी तरह से साबुन से हाथ अच्छी तरह से नहीं धुलते हैं, वो खा लेते हैं लोग ऐसे ही। कभी कभी तो ऐसे ही खा लेते हैं लोग बिना हाथ धुले भी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो ऐसे ही उंगली से उठाया, देखिएगा सुरतियाँ बना ले खा लेते हैं लोग। तो वो जो बैक्टीरिया चली जाती है उनको सुरक्षित करने के लिए पहले से इंतजाम कर दी गई है, और वो कौन मार देता है, HCl मार देता है। पहले तो मुंह में लाइसोजाइम मार देगा, बाकी जो बचेगी HCl मार देगा। तो प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलता है और मिलकर के पेप्सिन में बदल जाता है, और भोजन के प्रोटीन पर क्रिया करता है। और जब भोजन के प्रोटीन पर क्रिया करता है तो प्रोरेनिन भी रेनिन में बदलकर दूध को फाड़ देता है, और दूध को फाड़ करके उसको प्रोटीन को अलग कर देता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ध्यान रखिएगा दूध में केसिन प्रोटीन होता है, इसी को निकाला जाता अलग करता है। ये दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसिन प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन को ये पचाने का काम करता है। ठीक है, कौन, तो जठर ग्रंथि में से ये सभी निकलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, म्यूकस ग्रंथि अगली आती है। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को निगलने में मदद करता है। जब हम भोजन करते हैं तो म्यूकस ग्रंथि उस भोजन को एकदम लसलसा बताएगा। अच्छा, कभी खा करके उसको बाहर, और जब कूच लीजिएगा ना पूरा, तो उसको मुंह से बाहर कीजिएगा। एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसा वो दिखेगा आपको, एकदम चिपचिपा हो जाता है, एकदम लसलसा बन जाता है। और जब वही पेट में चला जाता है तो जब पेट उसको पीस डालता है तो उसको काइम बोल देते हैं, भूरे कलर का बन जाता है वो काइम। नेक्स्ट है आपका लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। लीवर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। क्षतिग्रस्त अंगों को बहुत ही जल्दी ये लीवर ठीक करता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अच्छा, कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो हमारे सर में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जो हमारी खोपड़ी है वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है। लीवर में बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। अगर उसमें क्षतिग्रस्त टूट फूट जाता है ये, तो वो अपने आप को बहुत तेजी से ठीक कर लेता है। ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, हेपेरिन और एल्बुमिन नाम के प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी वजह से ये अपने आप को जल्दी से ठीक कर लेता है। कौन, लीवर। और कहीं देखिएगा चोट लगता है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन लीवर में जल्दी से ठीक लगेगा। तो
वो लीवर में अगर चोट लगता है तो वो जल्दी से ठीक कर लेता है। और कोई चाकू को मारने आ जाए ना कभी तो कहिएगा आज रुक जाओ, लीवर को आगे कर दीजिएगा, यहाँ मार, क्योंकि लीवर अपने आप ठीक करेगा, बिना दवा के ठीक कर लेगा वो। नेक्स्ट देखिए, लीवर की कुछ खास बातें होती हैं। यह एक बिलिरुबिन नाम का पदार्थ भी निर्माण करता है। लीवर जो होता है आपका, देखिए किसका निर्माण करता है, बिलिरुबिन नाम का पदार्थ निर्माण करता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो मनुष्य को पीलिया नाम की बीमारी होती है। कब होती है, जब बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होगी तो कौन सी बीमारी होगी, पीलिया नाम की बीमारी होती है, और बॉडी पूरी तरह से पीली हो जाती है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस ए भी कहते हैं। यही आपका लीवर बिलिवर्डिन नाम का पिगमेंट का भी निर्माण करता है। यह पित्तकों को हरा रंग देने का काम करता है। पित्त का निर्माण भी यकृत में ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, वसा में बदल देता है, और अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अच्छा, ग्लाइकोजन में जब बदलता है, देखिए जब हम लोग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक भोजन नहीं करते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो जाकर के लीवर में जमा होता है ग्लाइकोजन में। फिर बाद में यही ग्लाइकोजन, जब हम भोजन नहीं करते हैं तो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में टूट करके यहाँ से हमको एनर्जी मिलती रहती है, और जब तक मिलेगी, जब तक हम भोजन नहीं करते तब तक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और हमको एनर्जी देता रहता है, ठीक है। और जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हम भी राम नाम सत्य हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। अब इस देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल में ही बदल जाता है, ठीक है। और देखिए, जब व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो ज़्यादा शराब तथा जहर से लीवर नष्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा सीधे जाकर के कहाँ जाता है, ये सीधे इफेक्ट डालता है लीवर पर। और लीवर कभी देखते, सुनिएगा, कभी शराब वाले को लीवर फट गया तो लीवर फटने का मतलब ये कि लीवर नष्ट हो जाता है। उस किसके कारण, जहर और शराब ये दोनों जाकर के सीधे किस पर अटैक करती है, लीवर पर अटैक करती है। उसको ये पचा नहीं पाते, और जब पचा नहीं पाते तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। और उसमें पाई जाने वाली जो बैक्टीरिया होती हैं वो कूपर सेल को मार करके खा जाती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं से डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये थी बहिस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत बड़ी है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ केवल थी। ये बहिस्रावी ग्रंथियों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।